हेमरॉइड्स की कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेडिसिनल ट्रीटमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पैरासर्जिकल प्रोसीजर जो खासतौर से हेमरॉइड की कंडीशन में कर सकते हैं। तो आज डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारा होगा पैरासर्जिकल प्रोसेस का। तो पैरासर्जिकल प्रोसीजर जो कर सकते हैं वो स्क्लेरोथेरेपी है, बैलेंस बैंडिंग है, क्रायोथेरेपी है, इंफ्रारेड कोगुलेशन है, लेज़र थेरेपी है, डॉपलर गाइडेड हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन है। ये सारे प्रोसीजर वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ। इनकी इंडिकेशंस क्या है, इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बात करें इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरोथेरेपी है क्या चीज़ एक्चुअल में। तो स्क्लेरोथेरेपी के अंदर हम स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट करते हैं हेमरॉइडल बल्ज के साइड पे, या जो बेस है हेमरॉइड का उस साइड पे हम स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट करते हैं। स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट करने का मकसद होता है फाइब्रोसिस इंड्यूस करना। हेमरॉइड का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। हेमरॉइड की कंडीशन में म्यूकोजल प्रोलैप्स होता है। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ हेमरॉइड है या सेकंड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड्स है, जहाँ म्यूकोजा स्लाइड करेगा। तो अगर म्यूकोजा को किसी मैनेजमेंट के थ्रू, किसी मैन्यूवर के थ्रू आप उसको फिक्स कर पाते हैं तो वो ट्रीटमेंट होगा हेमरॉइड के लिए। तो स्क्लेरोथेरेपी का हमारा मकसद होता है वहाँ फाइब्रोसिस इंड्यूस करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन सी ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड के अंदर स्क्लेरोथेरेपी करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड के अंदर करेंगे या सेकंड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड्स हैं उनमें करेंगे, और ख़ास तौर से इंटरनल हेमरॉइड की कंडीशन में। एक्सटर्नल हेमरॉइड के अंदर स्क्लेरोथेरेपी नहीं की जाती। तो ये चीज़ें अपने दिमाग के अंदर आप बिठा लीजिए कि स्क्लेरोथेरेपी ऑल इन ऑल हम वहीं करेंगे जहाँ हेमरॉइड की कंडीशन क्या है, प्योरली इंटरनल हेमरॉइड है। अगर एक्सटर्नल हेमरॉइड की कंडीशन है तो वहाँ हम स्क्लेरोथेरेपी नहीं करेंगे। स्क्लेरोथेरेपी हम कहाँ करेंगे, प्योरली इंटरनल हेमरॉइड की कंडीशन में करेंगे। ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड हमने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड या सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड के अंदर हम करेंगे। पेशेंट ओपीडी के अंदर विजिट किया, उसी दौरान आप अगर प्रोसीजर करना चाह रहे हैं तो आउट पेशेंट प्रोसीजर है, यानी आप डे केयर प्रोसीजर के तौर पे इसको परफॉर्म करके आप पेशेंट को उसी दिन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो इंडिकेशंस की हमने बात की। इंडिकेशन है फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड या सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड या सेकंड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड्स के अंदर करेंगे, प्योरली इंटरनल हेमरॉइड्स के अंदर करेंगे। यहाँ हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे। प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे। पाइल मास किस जगह पे डेवलप हुआ है हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी हेमरॉइड 3 पोजीशन पे डेवलप होता है, 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन। सबसे पहले जो हेमरॉइड की पोजीशन है उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने का बेहतर तरीका है प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन। उसके बाद हम स्प्लिट एनोस्कोप लेंगे। स्प्लिट एनोस्कोप लेने के बाद जो भी मास आपने आइडेंटिफाई किया है जिस पे स्क्लेरोथेरेपी करनी है, वहाँ जो स्प्लिट पोर्शन होगा स्प्लिट एनोस्कोप का, वहाँ लेकर आएंगे। वहाँ से वो मास क्या होगा, एसेसेबल होगा आपके लिए, और उसके बेस एरिया पे इंजेक्शन हम देते हैं। तो इसके लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल होता है। जो इंजेक्शन हम यहाँ दे रहे हैं, स्क्लेरोजेंट इंजेक्शन हम दे रहे हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ दी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। इस सिरिंज का नाम है गिब्राइल सिरिंज। तो स्क्लेरोथेरेपी के लिए जो इंजेक्शन हम देंगे, जो स्क्लेरोजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। और चूँकि ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है तो इसको अगर म्यूकोजा के अंदर हमें पुश करना पड़ेगा तो हमें स्ट्रेंथ के साथ उसको पुश करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ दी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और इस सिरिंज का नाम है गिब्राइल सिरिंज। तो गिब्राइल सिरिंज में हम क्या लेंगे, 3 to 5 ml 5% ऑफ फिनॉल इन एल्मोंडाइल देते। प्रिपरेशन जो होगा हमारा स्क्लेरोजेंट का, उसमें 5% फिनॉल लेंगे 3 to 5 ml, जिसमें एल्मोंडाइल जो होगा मिक्स्ड होगा। तो स्क्लेरोजेंट कैसे बनाते हैं, फिनॉल 5% फिनॉल लेंगे, उसमें एल्मोंडाइल मिक्स होगा, और क्वांटिटी कितनी होगी, 3 to 5 ml, ठीक है। अब जब आपने स्क्लेरोजेंट की प्रिपरेशंस कर ली, उसके बाद आपका मोटिव होता है इंजेक्शन देना। इंजेक्शन कहाँ देंगे, जहाँ आपने पाइल मास आइडेंटिफाई किया है वहाँ हम इंजेक्शन देंगे। इसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि सब म्यूकोजल प्लेन के अंदर देंगे। कहाँ देंगे, सब म्यूकोजल प्लेन। अगर म्यूकोजा के अंदर देंगे तो ये स्क्लेरोजेंट के नतीजे में वहाँ अल्सरेशन होगा, और अल्सरेशन होने के कंडीशन में वहाँ एक ज़ख्म बन जाएगा। तो टू सुपरफिशियल और टू डीप हम यहाँ नहीं जाएंगे। अगर बहुत सुपरफिशियल जा रहे हैं, सब म्यूकोजा के अंदर जाएंगे तो अल्सरेशन होगा। अगर म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये प्लेन होता है हमारा इंजेक्शन का। अगर म्यूकोजा से सब म्यूकोजा से भी नीचे जाएंगे तो मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वहाँ एब्सेस डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है।
तो मस्कुलर लेयर के अंदर इंजेक्ट नहीं करना, कहाँ इंजेक्ट करना है, सबम्यूकोजल प्लेन के अंदर इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो सबम्यूकोजल प्लेन के अंदर देंगे और यहाँ भी हमें ध्यान रखना है एनोरेक्टल रिंग है उससे ऊपर देंगे। एनोरेक्टल रिंग से हम डिफाइन करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। एनोरेक्टल रिंग का ऊपर का पोर्शन हमारा पेन इंसेंसिटिव होता है और जब भी हम इंजेक्शन देंगे एनोरेक्टल रिंग से ऊपर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ हमारा जो स्क्लेरेजेंट हमने रेडी किया है उसको इंजेक्ट करेंगे किस सिरिंज की मदद से, गेब्राइल सिरिंज की मदद से। क्वांटिटी कितनी होगी, 3 to 5 ml होगा। 5% फिनॉल विद एल्मोंडाइल हमें मिक्सचर होता है, उसको एनोरेक्टल रिंग से अबव इंजेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक बार आप कितने पाइल मास को एक साथ इंजेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ 3 पाइल मास को, यानी अगर 3 पाइल मास एक साथ है, सेकेंड डिग्री ऑफ द हेमरोइड है या फर्स्ट डिग्री ऑफ द हेमरोइड से, तो एक सीटिंग के अंदर आप तीनों मास को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सेपरेटली 3 to 5 ml ईच मास पे आपको सिंगल सीटिंग के अंदर आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, यानी हर मास पे आपको 3 to 5 ml इंजेक्शन देनी पड़ेगी, क्लियर है। इसमें अगर रिपीटेशंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर प्रोसीजर सपोज करिए जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाह रहे हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में इस प्रोसीजर को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। रिपीट एक इंटरवल के बाद करेंगे, वो इंटरवल है 6 वीक। तो 6 वीक के बाद दोबारा पेशेंट को एसेस करेंगे। अगर पॉसिबल है कि अगर जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, तो आप स्क्लेरोथेरेपी दोबारा से रिपीट कर सकते हैं 6 वीक के बाद, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस है, यानी कोई इन्फेक्शन है या प्रोलेप्स कंडीशन है, हेमरोइड प्रोलेप्स टाइप ऑफ द हेमरोइड है, तो वहाँ हम स्क्लेरोथेरेपी नहीं करते। अगर म्यूकोजल एरिया के अंदर कोई अल्सरेशन है या कोई सेप्टिक फोकाई है, तो वहाँ हम स्क्लेरोथेरेपी नहीं करेंगे। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेप्सिस की कंडीशन है या प्रोलेप्स हेमरोइड की कंडीशन है, तो वहाँ नहीं करेंगे, या प्रोलेप्स टाइप या एनोरेक्टल प्रोलेप्स है, तो वहाँ नहीं करेंगे। अब इसमें मकसद क्या होता है, जो हम स्क्लेरोजेंट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया था, स्क्लेरोथेरेपी से हमारा मकसद होता है फाइब्रोसिस इंड्यूस करना। यहाँ सबम्यूकोजल एरिया के अंदर फाइब्रोसिस इंड्यूस होगा। फाइब्रोसिस इंड्यूस होगा तो उसके ऊपर जो ओवरलाइंग म्यूकोजा है वो फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने की कंडीशन में वो स्लाइड नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी, हेमरोइड की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी, क्लियर। अगर इस थेरेपी की मदद से बात करें सक्सेस रेट कितना है, तो सक्सेस रेट 95% के कंडीशन में, ये अगर सेकंड डिग्री ऑफ द हेमरोइड से या फर्स्ट डिग्री ऑफ द हेमरोइड से, तो वो क्योर हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर फर्स्ट डिग्री ऑफ द हेमरोइड है तो ओपीडी बेसिस पे आप ये कर रहे हैं, तो इसमें 95% पॉसिबिलिटी होती है वो कंडीशन ट्रीट हो जाए। ये सिरिंज है जिसकी मदद से, मेटलिक सिरिंज होती है और ये स्पेशली डिज़ाइन सिरिंज होती है जिसकी मदद से हम इंजेक्शन देते हैं। तो ये गेब्राइल सिरिंज है, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, यानी जो स्क्लेरोथेरेपी हम किस कंडीशन में नहीं करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन है थ्रोम्बोस पाइल मास है, तो यहाँ नहीं करेंगे। प्रोलेप्स पाइल मास है, यहाँ नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ प्रोक्टाइटिस यानी कोई सेप्टिक इन्फेक्शन है एनल वॉल के अंदर, तो वो नहीं करेंगे। फिशर इनेनो की कंडीशन है तो नहीं करेंगे। फिस्टुला इनेनो की कंडीशन है तो नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ्टी एसेसेबल नहीं है तो नहीं करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में इन्फेक्शन पोस्ट इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, इसी वजह से इरिटेंट इंजेक्शन हम नहीं देते डायबिटिक पेशेंट के अंदर। तो यहाँ भी एब्सेस फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है, इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट जहाँ शुगर कंट्रोल नहीं है वहाँ स्क्लेरोथेरेपी नहीं देंगे। अब बात आती है कि जो सक्सेस रेट जो हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हेमरोइड की कंडीशन या सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरोइड की कंडीशन 95% इसकी सक्सेस रेट है। तो हम इस प्रोसीजर को क्यों नहीं करते, तो प्रोसीजर इस वजह से नहीं करते, सॉल्यूशन जो ऑयली सॉल्यूशन है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। इसी चैलेंज को देखते हुए इस प्रोसीजर को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और पॉपुलैरिटी इसकी या जो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है, इंजेक्शन क्या है, ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है, तो इसको हैंडल करना मुश्किल है। कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है इसके साथ। अगर हम बात करें स्क्लेरोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो रिकरेंसी हो सकती है 50% केसेस के अंदर। इसमें क्या होगी, रिकरेंसी पॉसिबल है 15% केसेस के अंदर रिकरेंसी है। ऐसे ही हाइपोकॉन्ड्रियक एरिया के अंदर पेन हो सकता है, ठीक है।
अगर पोर्टल सिस्टम के अंदर ड्रग चला जाए तो ऐसी कंडीशन में हाइपोकॉन्ड्रियाक एरिया जो होगा वहाँ पेन होगा, टेनिसमस की कंडीशन देखी जा सकती है, म्यूकोजल स्लफिंग होगी। अगर आपने बहुत सुपरफिशियल इंजेक्शन दिया है तो ऐसी कंडीशन है म्यूकोजल अल्सरेशन होगा, वो एरिया स्लफ आउट हो सकता है, अल्सरेशन होगा, सब म्यूकोजल एब्सेस फॉर्म हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। एनल कनाल पेन हो सकता है, स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अगर फाइब्रोसिस लार्ज अमाउंट में इंड्यूस हो गई तो नर्विंग डेवलप हो सकती है एनल कनाल के अंदर, जिसको बोलेंगे एनल स्ट्रक्चर। ऐसे ही एडवेरेंट डीप इंजेक्शन अगर हो गया, ठीक है, खास तौर से तो ये पेल्विक एब्सेस या प्रोस्टेट के अंदर भी कंडीशन इन्फिल्ट्रेशन अगर होगा तो वहाँ प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इम्पोर्टेंसी डेवलप हो सकता है और रेक्टोवेजाइकल फिस्टुला बन सकता है। अगर एंट्रेली आपने डीपर साइड के अंदर, फीमेल पेशेंट है, वहाँ डीपर साइड के अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट किया तो वो एरिया स्लफ आउट होगा और फाइनली वहाँ एक फिस्टुला बन जाएगा, जिसको बोलेंगे रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं बैरेंस बैंडिंग, उसकी बात करेंगे। तो बैरेंस बैंडिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। बैरेंस बैंडिंग जो प्रोसीजर है हम कौन से ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड के अंदर करेंगे, तो जो ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड है सेकंड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड से, और यहाँ हमारा मकसद होता है इस्कीमिया इंड्यूस करना, और ख़ास से सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड जो पेडिकुलेटेड मास के साथ है, पेडिकुलेटेड हेमरॉइड है, सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉइड की कंडीशन है, वो बेहतर कंडीशन हो सकती है किसके लिए, बैरेंस बैंडिंग के लिए। बैरेंस बैंडिंग में हम करते क्या है, एक रबर बैंड जो नैरो रबर बैंड होता है उसको हम पहुंचाते हैं बेस ऑफ दी हेमरॉइड के साइड पे। वो अगर बैंड है, बैंड नैरो बैंड है, अगर आपने उसको स्लिप करके बेस ऑफ दी हेमरॉइड जहाँ से स्लाइड हो रहा है, म्यूकोजल स्लाइडिंग हो रही है, साथ साथ में अगर वेनस कंपोनेंट भी है, तो अगर हम वहाँ पे एक नैरो बैंड वहाँ पहुँचा दें तो वो बेसिकली ब्लड सप्लाई को अक्लूड करेगा। अक्लूड करने के नतीजे में इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया डेवलप होने के नतीजे में वो गैंग्रीनस होगा और फाइनली स्लफ आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मकसद होता है इस्कीमिया प्रोड्यूस करना या इस्कीमिक टाइप ऑफ द नेक्रोसिस प्रोड्यूस करना। यहाँ हम कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं बेस ऑफ दी हेमरॉइडल मास पे, कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ द बैंड जो रबर का बना होगा उसको हम लाकर वहाँ फिक्स कर देते हैं, उसको स्लिप करके वहाँ स्लाइड करके उसके बेस पे लाके फिक्स करते हैं, और वो बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से स्ट्रेंगुलेशन होगा, यानी वहाँ की ब्लड सप्लाई हेम्पर होगी, फाइनली उसके नतीजे में इस्कीमिक चेंजेस होगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस होगी, और जो पाइल मास होगा फाइनली स्लफ आउट हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी किसकी, बैरेंस बैंडिंग की, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर बैरेंस बैंडिंग की बात करें कि एक सिटिंग में हम कितने प्रोसीजर, कितने साइट्स के जो हेमरॉइड्स हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, बैरेंस बैंडिंग कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें एक सिटिंग के अंदर तो बैरेंस बैंडिंग हम 2 हेमरॉइड्स को कंसिडर कर सकते हैं, 2 हेमरॉइडल बल्ज एक साथ में हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर प्रोसीजर्स को रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं 3 वीक के बाद। तो अगर सपोज करिए उस तरह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, आप चाहते हैं कि दोबारा से प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, तो प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए 3 वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 वीक के बाद दोबारा प्रोसीजर्स आप रिपीट कर सकते हैं। यहाँ जो हम बैंड प्लेस करते हैं डेंटेट लाइन से 2 सेंटीमीटर एबव, ये लैंडमार्क होता है। यहाँ भी इंटरनल हेमरॉइड के अंदर हम बैरेंस बैंडिंग करेंगे, प्योरली इंटरनल हेमरॉइड्स के अंदर करेंगे, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के अंदर हम नहीं करते। चाहे इंटरनल एक्सटर्नल हेमरॉइड है वहाँ भी हम बैरेंस बैंडिंग या स्क्लेरोथेरेपी नहीं करेंगे। तो यहाँ भी हमारा मोटिव होगा किस कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं इस मेथड से। सेकेंड डिग्री ऑफ द हेमरॉइड है जो प्योरली इंटरनल हेमरॉइड है, वहाँ हम बैरेंस बैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ बैरेंस बैंडिंग जो बैंड है वो 2 सेंटीमीटर एबव द डेंटेट लाइन हम इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम 2 बैंड्स लेते हैं, 2 बैंड्स लेते हैं, और ये पाइल मास के बेस पर स्लाइड करके एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं पाइल गन। पाइल गन की मदद से हम इस रबर बैंड को स्लाइड करके बेस ऑफ दी हेमरॉइड तक लाकर पहुंचाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 2 बैंड एक साथ हम स्लाइड करके पाइल गन पे हम उसको चढ़ाते हैं। चढ़ा करने के बाद अगर जब हम फायर करेंगे पाइल गन को तो वो रबर स्लाइड करके हेमरॉइडल मास के बेस पे जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्रोसिस कितने दिन में होती है, तो 1 to 2 वीक लग जाता है टाइम इसमें स्लफ आउट होने में, यानी हेमरॉइडल मास जिस पे आपने बैरेंस बैंडिंग करी है 1 to 2 वीक के अंदर वो स्लफ आउट होगा, ठीक है। एक अल्सर वहाँ फॉर्म होगा, फाइनली वहाँ पे अल्सर हील होगा और स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। इक्विपमेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो इनएक्सपेंसिव है, एक बार आपने परचेज कर लिया, मल्टीपल प्रोसीजर एक डिवाइस, जब तक डिवाइस वर्किंग है आप कर सकते हैं। तो अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें,
यानी बैलेंस बैंडिंग की बात करें तो लेस कॉस्टियर है, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है, आप किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें आप ओपीडी प्रोसीजर्स के तौर पर इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये डिवाइस है जिसकी मदद से हम बैलेंस बैंडिंग करते हैं, हमारे ओटी के अंदर भी ये है। तो ये पाइल गन है जिसको हम कहते हैं पाइल गन, और ये पाइल होल्डिंग फॉसेप है। सबसे पहले हम इसका जो टिप का एरिया होता है इसको ओपन कर सकते हैं, स्क्रू ऑन और अनस्क्रू कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक ओपनिंग बन जाएगी, इस तरह की ओपनिंग बनेगी। वहाँ से सबसे पहले हम पाइल गन को पास करेंगे, पाइल गन्स को पास करने के बाद हेमरॉयडल मास जो आपको बैलेंस बैंडिंग करनी है उसको चूज़ करेंगे, उसके एपेक्स एरिया को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद ये पाइल गन का ये पोर्शन हम वहाँ तक बिल्कुल हेमरॉयडल मास के क्लोज लेके जाएंगे और इस होल के थ्रू हेमरॉयडल मास को अंदर खींच लेंगे। किसकी मदद से? पाइल होल्डिंग फॉसेप की मदद से खींच के लाएंगे। ये हेमरॉयडल मास के ऊपर फिक्स होगा। फिक्स होने के बाद इस तरह से यहाँ पे रबर चढ़ाते हैं। यहाँ अगर हम देखें इस इमेज की मदद से तो यहाँ एक ब्लैक कलर का रबर है। ये ब्लैक कलर रबर यही बेसिकली क्या है? बैलेंस बैंडिंग है। ये क्या है? बैलेंस बैंडिंग। जो बैलेंस बैंड है, ये जो टिप पोर्शन है, जो कोनिकल पोर्शन है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि नैरो बैंड को यहाँ तक लेकर आना है। नैरो बैंड को, ये पोर्शन जो हमारा ये डिटैचेबल होता है, इसको अनस्क्रू कर सकते हैं। ये पोर्शन क्या है? डिटैचेबल है, इसको डिटैच कर सकते हैं, अनस्क्रू कर सकते हैं। इसको स्क्रू तब करेंगे जब इसको फिक्स करना होगा। आपको बैलेंस बैंडिंग यहाँ तक लेकर आनी होगी। जो बैंड है, रबर बैंड, जिसको आपको यहाँ लाकर फिक्स करना है, तो उस टाइम पे स्क्रू करेंगे। इससे नैरो टिप से होते हुए हम बैलेंस बैंड को यहाँ लेकर आएंगे। उसके बाद इसको अनस्क्रू कर देंगे। अनस्क्रू करने के बाद इस तरह से ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद इस गैप से हम पाइल होल्डिंग फॉसेप को पास करेंगे, पाइल मास को होल्ड करेंगे और जो पाइल गन का जो अपर का पोर्शन है उसको क्लोज लेकर आएंगे, पाइल मास के क्लोज लेकर आएंगे। फिर उसके बाद ये गन लाइक होता है, इसको आप फायर करोगे। फायर करने के बाद ये जो रबर है वो स्लाइड करके कहाँ चला जाएगा? पाइल मास के बेस पे चला जाएगा। और यहाँ मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में 2 या 3 हम बैंड एक साथ 2 बैंड इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली इस्कीमिया प्रोड्यूस करता है पाइल मास के बेस पर। उसके नतीजे में इस्कीमिक चेंजेस होगा और पाइल मास फाइनली नेक्रोज होकर स्लफ आउट हो जाएगा। तो ये इस प्रोसीजर को आप यहाँ दोबारा से इस इमेज के समझ सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले पाइल गन के ऊपर का पोर्शन है, जो कोनिकल पोर्शन है, उसको आपने स्क्रू किया, यानी उस पर लगाया। लगाने के बाद जो बैलेंस बैंड है उसको चढ़ाया और दोबारा से कोनिकल पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपने प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन या स्लिट एंडोस्कोप की मदद से पाइल मास को आपने पहले से फिक्स कर रखा है। उसके बाद पाइल गन अलोंग विद द पाइल होल्डिंग फॉसेप आप वहाँ तक लेकर जाओगे। पाइल मास को पाइल होल्डिंग फॉसेप से होल्ड करोगे और पाइल गन को उसके क्लोज लेकर आओगे। और फाइनली जब आप एश्योर हो जाते हो कि आपने पाइल मास को टोटली, पाइल मास का जो हब है, पाइल गन का जो हब है उसके अंदर उसको खींचकर वहां तक ला चुके हैं, आप एश्योर हो जाते हो कि पाइल गन अब फायर करने के लिए रेडी है, तो आप फायर करते हो। फायर करने के बाद वो रबर बैंड स्लाइड करके बेस ऑफ दी हेमरॉइड के अंदर जाएगा और जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो पाइल मास स्लफ आउट होगा और वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से मास जो होगा फाइनली स्लफ आउट हो जाएगा। क्रायोथेरेपी की अगर हम बात करें तो क्रायोथेरेपी के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोथेरेपी में हम फ्रीजिंग करते हैं, टिश्यू को फ्रीज करते हैं। तो अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोनों में जो टेम्परेचर, जो नेगेटिव टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो -98 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो -196 डिग्री टेम्परेचर ये प्रोड्यूस होता है। इस एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वहाँ कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन होने के वजह से यानी कोगुलेटिव टाइप ऑफ द नेक्रोसिस डेवलप होगा। ये टिश्यू जो होगा वो नेगेटिव टेम्परेचर की वजह से -196 अगर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइनली नेक्रोज हो जाएगा। नेक्रोज होने के बाद वो स्लफ आउट होगा। स्लफ आउट होगा तो वो कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। तो फेशियल कंडीशन में बहुत सारी ऐसी कंडीशन जैसे फ्रिकल है या वार्ड्स है, फेशियल वार्ड्स का ट्रीटमेंट स्किन के अंदर भी हम लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से ही करते हैं। तो यहाँ ये प्रोसीजर क्या है? रिलेटिवली पेनलेस प्रोसीजर है। ओपीडी बेसिस पे हम कर सकते हैं। सारे मासेस को एक साथ हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ ज़रूरत क्या होती है, क्रायोप्रोब, जिसकी मदद से लिक्विड नाइट्रोजन को आपको डिलीवर करना है पाइल मास तक। अगर क्रायोप्रोब की बजाय किसी और डिवाइस से उसको डिलीवर करने की कोशिश करी तो जहाँ तक ये लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रेड करेगा वहाँ नेक्रोसिस डेवलप हो सकती है। इसी वजह से इसकी जो हैंडलिंग होनी चाहिए विद केयर होनी चाहिए। अगर दो हमने एजेंट डिस्कस किया है, नाइट्रस ऑक्साइड और लिक्विड नाइट्रोजन, दोनों में प्रेफरेबल मटेरियल जो हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, ये एडिक्वेट फ्रीजिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ जो डिलीवरी सिस्टम है वो इजी है। नाइट्रस ऑक्साइड जो डिलीवरी सिस्टम होगा, क्रायोप्रोब की जरूरत कहाँ पड़ती है, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। यहाँ सिंपली हम नाइट्रस ऑक्साइड को आप उसके डिलीवरी सिस्टम होता है उसके थ्रू आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। अगर लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्रायोप्रोब चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन क्विक डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ फ्रीजिंग ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर सब नेगेटिव है, यानी -196 डिग्री टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोगुलेशन जो होगा या डिस्ट्रक्शन होगा अर्लियर होगा। ठीक है, पर डैमेज पॉसिबिलिटी किसकी है, जो स्फिंक्टर मसल्स है उसमें डैमेज पॉसिबल है। इसी वजह से स्पेशल रीवार्मिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है जब हम लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पेशेंट, अगर हम बात करें लिक्विड नाइट्रोजन को जब इस्तेमाल करेंगे क्रायो सर्जरी के लिए, तो इससे पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, लिथोटोमी पोजीशन होगी। क्रायोप्रोब की मदद से हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर इंटरनल पाइल मास के अबव हम डेंटेड लाइन के अप्रॉक्स हम खासतौर से वो एरिया चूज करेंगे जहाँ हम क्रायोप्रोब की मदद से लिक्विड नाइट्रोजन को पहुँचाएंगे। ये मशीन है जिसको क्रायो सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज की बात करें कि अगर हम क्रायो सर्जरी कर रहे हैं हेमोरॉयडल कंडीशन में तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले ये रीजनेबली पेनलेस प्रोसीजर है, सिंपल है और सेफ प्रोसीजर है, ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा, यानी पोस्ट प्रोसीजर प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। इसके नतीजे में, डिस्चार्ज के नतीजे में वहाँ ईचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, स्किन फ्रोजन हो सकता है। अगर हेल्दी स्किन पे आपने क्रायो सर्जरी करी है, पाइल मास के बजाय आपने हेल्दी स्किन के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड को आपने पहुंचाया है, तो हेल्दी स्किन भी वहाँ फ्रोजन हो सकता है। यहाँ मार्क एडिमा हो सकता है एडजेसेंट स्किन के अंदर। ठीक है, कई बार इनकंटिनेंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर आपने स्फिंक्टर में डैमेज कर दिया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर अगर आपने खासतौर से डैमेज कर दिया तो ऐसी कंडीशन में इनकंटिनेंसी डेवलप हो सकती है, फीकल इनकंटिनेंसी डेवलप हो सकती है पोस्ट प्रोसीजर। तो ये डिसएडवांटेज इस प्रोसीजर का। इंफ्रारेड कोगुलेशंस की बात करें तो यहाँ इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है पाइल मास को कोगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हीट का मैकेनिज्म है, हीट थेरेपी या हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं पाइल मास को बर्न करने के लिए। बर्न जब टिश्यू स्टेबल हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वो स्लफ आउट होगा और फाइनली क्योर हो जाएगा। तो इसमें हम इंफ्रा रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, अगर हम इंफ्रारेड कोगुलेशंस की मदद से पाइल मास को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल पाइल मास यहाँ नहीं करेंगे, प्रोक्टाइटिस की कंडीशन है तो नहीं करेंगे। यहाँ डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट है ये अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, बेहतर नहीं है। इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, यानी कॉस्टलियर, कॉस्ट वाइज अगर देखें तो ये मोर कॉस्टलियर है। मल्टी सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी मल्टीपल टाइम पेशेंट को इंटरवेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेज़र थेरेपी की हम बात करें तो इसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर सेकेंड डिग्री ऑफ द हेमरोइड्स है या इंटरनल हेमरोइड्स है। मल्टीपल सर्जरीज लेज़र की मदद से की जाती है, उसमें हेमरोइडल कंडीशन भी है जिसको हम लेज़र बीम की मदद से इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेज़र जो प्रोड्यूस होता है एक प्रोब की मदद से वहाँ तक पहुँचाते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जिसकी मदद से हम फाइनली लेज़र को हम पाइल मास तक डिलीवर करते हैं। सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो पहले से सेट होती है उसकी कंडीशन में हम सेट फ्रीक्वेंसी को हम फायर करते हैं। फायर करने के बाद उसके नतीजे में वो एरिया कोगुलेट होगा और फाइनली वो स्लफ आउट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एनडी यैग लेज़र या डायोड लेज़र या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, दोनों ही, तीनों ही लेज़र इसमें इस्तेमाल होता है। ये एक्सपेंसिव है, ठीक है,
एक्सपेंसिव इसी वजह से कि लेज़र डिवाइस, खास तौर से जो लेज़र जनरेट करने वाली डिवाइस होती है वो समवॉट अराउंड 12 लाख समथिंग या उससे अबव की ये डिवाइस होती है, तो एक्सपेंसिव है। यहाँ इंटेंस बीम जो होगी इंटरेक्ट कर सकती है टिश्यू के साथ, ये कट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्लेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार ब्लड को सील करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टिनी ब्लड वेसल्स हैं जिसकी मदद से हम उसको सील भी कर सकते हैं। यहाँ नर्व एंडिंग को भी सील कर देते हैं। कई बार नर्व एंडिंग को सील करने की वजह से यहाँ मिनिमम पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है। तो ये एडवांटेज है अगर हम बात करें किसकी, लेजर थेरेपी की। एडवांटेज अगर बात करें तो लेस ऑपरेटिव टाइम, यानी हम यहाँ इंसिजन नहीं दे रहे हैं, कोई ऑपरेटिव इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, सिंपल एक लेज़र को हम डिलीवर कर रहे हैं पाइल मास के अंदर, तो ये ऑपरेटिव टाइम यहाँ लेस होगा। लेस इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीड भी होता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीड यहाँ नहीं होता। रैपिड हीलिंग होती है, क्विक रिकवरी होगी, और इसको आप अगर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर कर सकते हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कर सकते हैं। कंप्लायंस जो होगा पेशेंट का बेहतर होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा इन्वेटेबल नहीं है इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशन लेस कॉम्प्लिकेशन है, मिनिमल पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन या यूरिनरी इनकंटिनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो यहाँ नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज अगर हम लेज़र थेरेपी की बात करें तो यहाँ स्किल चाहिए। सपोज करिए आपने जो निडल है, जब आप कह सकते हैं जो लेज़र प्रोब है, आपने बहुत डीपर एरिया के अंदर, मस्कुलर लेयर एरिया के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया और उसके बाद लेज़र बीम को आपने फायर किया, तो पॉसिबल है उसके नतीजे में मस्कुलर लेयर के अंदर नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है, वहाँ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसके लिए स्किल चाहिए। आप असेस कर लें कि एक तो पहले कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो स्किल पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा आपको निडल प्रोब है उसको कितनी डेप्थ तक आपको इंसर्ट करनी है, वो भी स्किल पे डिपेंड करेगा, वो ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ स्किल चाहिए। इंस्फिंक्टर को बचाना ज़रूरी है। अगर इंस्फिंक्टर को आपने इंक्लूड कर लिया तो उसके नतीजे में इनकंटिनेंसी डेवलप हो सकती है, बर्निंग रिजल्ट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, सेकेंडरी हेमरेज। खास तौर से आपने कोगुलेशन प्रोड्यूस किया, क्लॉट यहाँ बनाया, उसके नतीजे में अगर वो क्लॉट डिसलॉज हो जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके नतीजे में सेकेंडरी हेमरेज डेवलप हो सकता है। टिश्यू डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है, इंस्फिंक्टर डैमेज हो सकता है ऐसी कंडीशन में, तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो ये एक इमेज है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि जो लेज़र सर्जरी है वो कैसे हम एनोरेक्टल कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ फिस्टुला ट्रैक है जिसको एब्लेज किया जा रहा है किसकी मदद से, लेज़र प्रोब की मदद से। एक थिन वायर लाइक फाइबर ऑप्टिक मटेरियल होता है जिसके अंदर जो टिप एरिया होगा वो लेज़र को डिलीवर करता है। सबसे पहले हम फिस्टुला ट्रैक के अंदर इंसर्ट करेंगे और धीरे धीरे विड्रॉ करते जाते हैं और फायर करते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो ट्रैक होगी कोलैप्स कर जाती है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेपल हेमोरैडोपैक्सी, ये रिसेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।